साथियों नमस्कार, मैं सतीश तिवारी आप सभी लोगों का घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछले क्लास में हमने अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के बारे में चर्चा किया था और सबसे पहले जो हमने बताया था अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का आधार बताया था वो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर विश्व में कितने टाइप की अर्थव्यवस्था होती है और उसमें भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, ये बात हमने बताई थी। या संसाधन के स्वामित्व के आधार पे कहें या उत्पादन के आधार पे कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो आप सभी को हमने बताया था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन इस पर कितने टाइप की व्यवस्था होती है, तो आप सभी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में व्याख्या किया था और उदाहरण सहित हमने बताई थी। आज बच्चों जो हम बताने जा रहे हैं वो अर्थव्यवस्था का जो नेक्स्ट वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर किया गया है, और जो महत्वपूर्ण आधार है वो विकास के आधार पर। किस आधार पर दोस्त? विकास के आधार पर। तो जरा आप देखें कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था। और सबसे पहले आप सुने होंगे विकसित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? डेवलप्ड इकोनॉमी। और दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। और तीसरा आधार है मेरे दोस्त अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर विकास के आधार पर कितने टाइप की अर्थव्यवस्था होती है, तो आप कहेंगे 3 टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। तो आप यहां पर देखेंगे कि तीनों अर्थव्यवस्था है, जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है। आप सभी लोग सुने होंगे भारत की अर्थव्यवस्था मेरे दोस्त विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकास के आधार पर कौन सी अर्थव्यवस्था है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो सर आप ये बताइए पहले हमें कि विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किस किस आधार पर डिसाइड किया जाता है? क्या बेस होते हैं कि किसी भी इकोनॉमी को विकसित कहेंगे, विकासशील कहेंगे कि अल्प विकसित कहेंगे? तो बच्चों आज हम यही बात बताने जा रहे हैं कि विकसित, विकासशील और अल्प विकसित के आधार जो होते हैं वो सीधी सी बात है कि विकास होता है। क्या होता है बच्चों? विकास होता है। आप ये पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी इकोनॉमी को विकास के आधार पर विकसित, विकासशील और अल्प विकसित कहा जाता है। और ये जो विकास है बच्चों, ये जो विकास है, ये विकास के जो पैरामीटर हैं, जो विकास के आप आधार समझेंगे कि किस आधार पर किसी को विकसित, विकासशील और अल्प विकसित कहेंगे, तो विकास के लिए सबसे पहला जो होगा वो औद्योगिकरण होगा। सर औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है? औद्योगिकरण का दोस्त मतलब होता है कि किसी देश में किसी देश में इंडस्ट्रियों की संख्या कितनी है, उत्पादन कितना हो रहा है, उत्पादन किस स्तर पे हो रहा है। अगर वहां उत्पादन ज्यादा हो रहा है और उस इंडस्ट्रियों की संख्या ज्यादा है तो नो डाउट बच्चों औद्योगिकरण देश कहलाएगा। और जो देश औद्योगिकरण देश कहलाएंगे वो नो डाउट बच्चों विकसित देश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विकसित देश कहलाएंगे। तो आप यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों की औद्योगिकरण पहला आधार। दूसरा आधार बच्चों जो होना चाहिए, दूसरा आधार जो होना चाहिए वो होना चाहिए तकनीकी, प्रति व्यक्ति आय। क्या होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय।
अब देखिए, हम दो तरह से वर्गीकरण बताएंगे और आप कैसे समझना है, वो चीजें क्लियर होना चाहिए यहां पे। तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय कितना हो रहा है। और तीसरा जो आधार है बच्चों, वो आप ये कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, या वहां पर तकनीकी का स्तर क्या है, ये देख सकते हैं। तो यहां पर देखें, तकनीकी का स्तर, और चौथा है आपका अधोसंरचना। क्या है? अधोसंरचना। सर ये क्या बता रहे हैं? हमें 4 पैरामीटर बताए हैं कि इन चारों पैरामीटर का क्या स्टेटस है उस देश में, इस आधार पर वह देश विकसित देश कहलाएगा या विकासशील देश कहलाएगा या अल्प विकसित देश कहलाएगा। अगर बच्चों जिस देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा, इंडस्ट्रियां ज्यादा होंगी, उत्पादन ज्यादा कर रहा होगा, वह देश कौन सा देश कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होगी, वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। जिसमें तकनीकी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे चल रहा है, वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। और जो अधोसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे हो चल, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब समझते हो बच्चों, विकास के लिए आधारभूत चीजें जो होती हैं उसी को कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सर जैसे जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंटरनेट है, तो ये सब क्या है? आधारभूत चीज है देश के विकास के लिए बच्चों। तो ये इसी को कहा जाता है अधोसंरचना। तो इन तीनों में जो सबसे अग्रणी देश होगा, जो सबसे आगे होगा, उसी को कहा जाएगा, जो सबसे आगे होगा, सबसे आगे होगा, सबसे आगे होगा या अधिक होगा, आगे होगा, वह देश विकसित देश कहलाएगा। वह देश क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। सर जैसे आप बताएं, जैसे आप लोग सब सुने होंगे, सबसे अच्छा उदाहरण है यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। ये सब क्या है बच्चों? विकसित देश हैं। तो इन विकसित देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज्यादा हो गया है, प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा है, तकनीकी का स्तर भी अच्छा है, तीव्र है, अधोसंरचना के मामले में भी बहुत आगे चल रहे हैं। तो ऐसे देश क्या कहलाएंगे? विकसित देश कहलाएंगे। सर कोई और आधार नहीं है कि जो हम सभी लोगों को समझ में और आ जाए कि विकसित देश के और कोई डिफरेंस बताए जा सकते हैं विकासशील देश के? हाँ बताए जा सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विकसित देश और विकासशील देश किसको कहा जाता है, तो सोते हुए बताना कि हे पागल, जिस देश में राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे अग्रणी हो। अब कहेंगे सर हमें राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, प्रति व्यक्ति आय पता ही नहीं है, तो मेरे भाई ये चैप्टर आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? एक देश के औसत आय होती है, और घरेलू आय होती है जो पूरे देश की इनकम होती है सभी लोगों की, और जो शुद्ध इनकम होती है वही क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। तो इसको यहां पर अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे, अभी बस इतना जानिए कि एक देश की जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसी को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय, घरेलू आय, प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक होगा, यानी आप ये कह सकते हैं एनआई, बीआई, पीसीआई के मामले में सबसे अधिक है। यहां पर क्या है? सबसे अधिक है,
सभी देशों से क्या है मेरे भाई, सभी देशों से अग्रणी है। उसे क्या कहेंगे, कौन सा देश कहेंगे, उसे विकसित देश। कौन सा देश कहेंगे, विकसित देश। अब मेरे भाई अगर आपको कोई और कोई आधार पूछ और कोई आधार पूछे तो दूसरा आधार बताओ कि जिस देश में जन्म दर बढ़ रहा हो किंतु मृत्यु दर भी बढ़ रहा हो, या मृत्यु दर जो है वो धीमी गति से बढ़ रहा हो, तो ऐसे देश क्या कहलाएंगे, विकसित देश कहलाएंगे। यानी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है और मृत्यु दर बहुत धीमी गति से हो रही है, तो ऐसे में वह विकसित देश तो कहलाएगा। लेकिन एक बात बताइए, जिस देश में मृत्यु दर कम होता है वह देश भी विकसित देश का लक्षण बताता है। ये बात नोट कर लीजिए मेरे भाई। तो अगर कहीं ऐसे डेफिनेशन आते हैं जिसके आधार पर क्वेश्चन का आंसर देना है तो मेरे लेक्चर को खूब बड़े ध्यान पूर्वक सुनना होगा कि जिस देश में जन्म दर तो ज्यादा हो ही है ही साथ मृत्यु दर भी ज्यादा है, तो ऐसे देश क्या कहलाएंगे, विकसित देश कहलाएंगे। ओ सॉरी, विकासशील देश कहलाएंगे, क्षमा चाहूंगा, विकासशील देश कहलाएंगे। और जिस देश में NIDI PCI के मामले में अग्रणी है वह देश भी क्या कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। तो विकसित देश के लिए दो आधार बताया हमने, क्या क्या, औद्योगिकरण, प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी का स्तर और अधोसंरचना। इसको भी विकसित देश और इस आधार पर भी विकसित देश आप कह सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात आप देखिए, विकसित देश के जो विकासशील देश, विकसित देश, अल्प विकसित देश के जो पैरामीटर हैं वो 4 ही हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि जो सबसे आगे चल रहा हो उसी को क्या कहा जाएगा, विकसित देश कहा जाएगा, और इस मामले में जो आगे हो उसे भी क्या कहा जाएगा, विकसित देश कहा जाएगा। लेकिन अब यहां पर क्या है कि यही लाइन चेंज हो जा रही है। अब इस लाइन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए यहां पर हम इस लाइन को मिटा दे रहे हैं। किस लिए मिटा रहे हैं सर, विकासशील की परिभाषा देने के लिए। किस चीज की परिभाषा, यही इस आधार पर NIDI और PCI और औद्योगिकरण, प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी का स्तर, अधोसंरचना। इस आधार पर क्या स्थिति होनी चाहिए, इसमें भारत की, उसमें विकासशील देश के क्या लक्षण होने चाहिए, तो आइए बताता हूं। अब जिस देश में औद्योगिकरण मेरे दोस्त मध्यम गति से हो रहा होगा, क्या होगा, मध्यम गति से, क्या हो रहा होगा, मध्यम गति से होगा बच्चों। अब यहां पर देखिए, जो मध्यम गति से, जहां पर जिस देश में मध्यम गति से औद्योगिकरण के मामले में मध्यम स्थिति है उसकी, प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी मध्यम गति से चल रहा है, तकनीकी का स्तर भी मध्यम गति का है, अधोसंरचना के मामले में भी मध्यम गति से है। सर ये मध्यम गति का मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे मेरे भाई, औद्योगिकरण के मामले में ना तो बहुत अच्छी स्थिति है और ना बहुत खराब सर है। तो सर बहुत अच्छी और बहुत खराब का मतलब हम समझ नहीं रहे हैं। विकसित देश से तो खराब है, लेकिन अल्प विकसित देश से अच्छा है, तो उसे कहा जाएगा मध्यम गति। क्या कहा जाएगा, मध्यम गति कहा जाएगा। तो औद्योगिकरण, प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी का स्तर, अधोसंरचना के मामले में
मध्यम गति से विकास कर रहा है, मध्यम गति से विकास कर रहा है, तो उसे कौन सा देश कहेंगे? विकासशील देश। कौन सा देश कहेंगे मेरे भाई? विकासशील देश। सर और कोई आधार है? हाँ, NIDI PCI के मामले में, नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, पर कैपिटा इनकम के मामले में क्या है? वो क्या है? विकसित देश से तो कम और अल्प विकसित देश से अच्छा अधिक है, तो वह देश क्या कहलाएगा? विकासशील देश कहलाएगा मेरे भाई। तो इसको कैसे आप लिखेंगे? इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि इस मामले में या इस आधार पर विकसित देश से तो कम, विकसित देश से तो कम और अल्प विकसित देश से, अल्प विकसित देश से, अल्प विकसित देश से अधिक है, अधिक है, तो उसे विकासशील देश कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? विकासशील देश कहेंगे। देख लो आप, दूसरा गति बता दिया कि औद्योगिकरण, प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी का स्तर अधोसंरचना के मामले में मध्यम गति से विकास कर रहा है, मध्यम गति से विकास कर रहा है मेरे भाई। और इस मामले में NIDI PCI के मामले में वह देश विकसित देश से तो कम और विकासशील देश से अधिक उसकी इनकम है, तो ऐसे देश क्या कहलाएंगे? विकासशील देश कहलाएंगे। सर जैसे आप भारत है और एशिया के देश है, साउथ एशिया के देश है, मलेशिया है और आपका उत्तरी कोरिया है, ये सब देश क्या का कौन से देश हैं? विकासशील देश है। उदाहरण में क्या देंगे? भारत और उसके सभी पड़ोसी देश और आपके जो मलेशिया है, उत्तरी कोरिया है, ये सब देश कौन से देश हैं? विकासशील देश हैं। अब सर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बच्चों ले सकते हैं। अभी जस्ट इसके बाद मैं अल्प विकसित देश बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अल्प विकसित देश बताता हूं। ठीक है, हम समझते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए सर अब क्या बताने जा रहे हैं? इसी आधार पर अल्प विकसित देश कैसे कहा जाएगा? सर अल्प विकसित देश किसको कब कहा जाएगा? इसी आधार पर, तो जरा उसको भी देख ले। अब देखिए, औद्योगिकरण अभी शुरू ही हुआ है या औद्योगिकरण अभी प्रारंभ ही हुआ है और कुछ देशों में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ही नहीं है, यानी यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई है। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तकनीकी का स्तर टेक्नोलॉजी के मामले में अभी कुछ पता ही नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली, पानी की बात कर रहे हैं, आज भी पानी की कोताही है, लाइट का अभाव है, कोयला से, मिट्टी के तेल से, इन सब से लाइट, प्रकाश और ऊर्जा लिया जा रहा है। तो ऐसे देश जहां पर अधोसंरचना के मामले में निम्न स्तर हो, तकनीकी के स्तर के मामले में निम्न स्तर है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न स्तर है, और सबसे पहला औद्योगिकरण की अभी शुरुआत ही हुई है। तो ऐसे देश कौन से देश कहलाएंगे? अल्प विकसित देश। तो यहां पर क्या कह सकते हैं? इसका जो इस मामले में निम्न स्तर पे है, किस पर है? निम्न स्तर पर है यह देश।
और निम्न स्तर पर है। और NIDIPCI के मामले में विकसित देश इस आधार पर विकसित देश और विकासशील देश दोनों से कम है। क्या है? दोनों से कम है। तो ऐसे देश कौन से देश कहे जाएंगे? अल्प विकसित देश कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? अल्प विकसित देश। तो विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश के आधार पर किस आधार पर डिवाइड किए जाते हैं? तो 4 मापदंड है। इस आधार पर जो सबसे अधिक होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रति व्यक्ति आय, तकनीकी का स्तर, अधोसंरचना में, वह विकसित देश। जो मध्यम स्तर पे होंगे वो विकासशील देश, और जो निम्न स्तर पे होंगे उन्हें अल्प विकसित देश। और इस मामले में NIDIPCI के मामले में तो विकसित देश और विकासशील देश दोनों से कम है। तो ऐसे देश कौन से देश कहलाएंगे? ऐसे देश अल्प विकसित देश कहलाएंगे बच्चों। सर जैसे कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे साउथ अफ्रीका के देश, जो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं वो कुछ आज भी क्या हैं? जैसे नाइजर है, चाड है, केनिया है, युगांडा है, रवांडा है। ये सब देश बच्चों सब के सब क्या हैं? अल्प विकसित देश हैं। तो मेरे भाई विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश का आधार किस पर बताना चाहेंगे? क्या डिफरेंस है इन्हीं चारों के आधार पर और इस आधार पर? और बहुत सारी बातें हैं इसमें बच्चों। जैसे कृषि के आधार पर भी बोला जा सकता है कि जिस देश में पूरी अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर हो? कृषि पर निर्भर हो, लेकिन उसका GDP में योगदान सबसे कम हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? विकासशील देश, जो कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया था, दूसरे लेक्चर में। ठीक है बच्चों, वो आधार अलग हमने बताया था। तो यहां पर ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ध्यानपूर्वक विकसित, विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किस आधार पर बताया गया? विकास के आधार पर। आपने 2 आधार पढ़ा अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का, एक उत्पादन के स्वामित्व के आधार पर, उत्पादन के साधन के स्वामित्व के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण पढ़ा विकास के आधार पर। और तीसरा जो वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, जरा देखें बच्चों। नेक्स्ट अंतर जो है वो है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो यहां पर हम इस आधार पर कितने टाइप की इकोनॉमी होती है जरा इसकी भी चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर, अर्थव्यवस्था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था अगर पूछा जाए कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की होती है मेरे दोस्त। एक होता है विकसित देश, एक होता है विकसित देश, सॉरी क्षमा चाहता हूं, एक होता है खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है बंद अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था?
खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अगर हम आपसे पूछे कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप उत्तर देंगे कि खुली अर्थव्यवस्था है सर, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी है। और बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी है सर? दुनिया में कोई भी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है मेरे भाई। अगर कहीं किताब उताब में भूले से दे दिया जाए तो एक्सेप्शन में नॉर्थ कोरिया कह सकते हैं, ठीक है। बकाया सब के सब देश ओपन इकोनॉमी है सर। तो आखिर खुली अर्थव्यवस्था कहते किसको हैं सर, जरा क्या बताएंगे? हाँ जरा देखें बच्चों, खुली अर्थव्यवस्था को कैसे परिभाषित करेंगे सर? खुली अर्थव्यवस्था कैसे परिभाषित करेंगे? खुली अर्थव्यवस्था, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो आयात भी कर रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आयात भी कर रहे हैं और निर्यात भी कर रहे हैं। सर आयात किसको कहा जाता है? जब हम दूसरे देश से वस्तु मंगाते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं आयात। और जब हम अपने यहां की वस्तु दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे कहते हैं निर्यात, यानी एक्सपोर्ट। एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। सर खुली अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, जरा डिफाइन करेंगे? वह देश जो शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात करता है, वह देश जो शेष विश्व के साथ वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात करता हो उसे हम कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। भैया देखो, आज के समय में सभी देशों में कहीं ना कहीं संसाधन का अभाव है और लोगों की आवश्यकताएं क्या है? असीमित हैं। लेकिन अभाव तो है ही है, देशों के साथ मजबूरियां भी हैं। क्या है बच्चों? मजबूरियां भी हैं कि अगर वो क्लोज्ड इकोनॉमी अपने आप को घोषित भी कर दें तो क्या आप संसाधन उपलब्ध करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। भारत को अगर पेट्रोल चाहिए तो आपको और आयात करेंगे तो आपको निर्यात भी करना होगा। सर काहे कि एक होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। अगर भुगतान संतुलन में एक पक्ष ज्यादा हो रहा है, एक पक्ष कम हो रहा है, तो जो उसका नाम है संतुलन, वो क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएगा। एक तरफ तराजू चढ़ जाएगी, एक तरफ बटखरा ज्यादा हो जाएगा और एक तरफ वजन कम हो जाएगा। तो ये कोई न्याय हो पाएगा या संतुलित स्थिति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो मेरे भाई जब हम आयात करेंगे तो हमें निर्यात करना होगा। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखना है। सर उससे क्या होगा? विदेशी करेंसी
विदेशी मुद्रा भंडार को मेंटेन किए रहना होगा। अगर विदेशी मुद्रा भंडार में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या आप आयात कर पाओगे, बाहर से सामान मंगा पाओगे? नहीं मंगा पाओगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, निर्यात भी करना होगा और आयात भी करना होगा दोस्त। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर वह देश जो शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात करता है उसे क्या कहा जाता है, खुली अर्थव्यवस्था। सर बंद अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? तो बच्चों एक बात बताओ कि जब हम किसी देश के साथ आयात और निर्यात नहीं करेंगे तो क्या हमारा वहां से संबंध अच्छा होगा, या संबंध हम रखना चाहेंगे, या वो देश आपसे संबंध रखना चाहेगा? तो यही पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर जब आयात और निर्यात नहीं किया जाता है तो उस देश को क्लोज्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो यहां पर यह लिख सकते हैं कि वह देश जो शेष विश्व के साथ शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात नहीं करता है, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये आपका रहा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। कौन कौन सी? दो टाइप की, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी, दोनों को हमने परिभाषित कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे, अब कौन सी अर्थव्यवस्था आती है सर, जरा उसको भी देख लेते हैं। अब आइए देखते हैं। तो आप सभी लोग सुने होंगे बच्चों कि विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था, क्या विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था। विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब इस आधार पर कितने टाइप की इकोनॉमी होती है? नंबर एक बच्चों, नंबर एक कृषक अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था। नंबर दो कृषक अर्थव्यवस्था। नंबर दो औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और नंबर तीन है अल्प सेवा के औद्योगिक अर्थव्यवस्था। और नंबर तीन है सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। क्या है? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तीन टाइप की इकोनॉमी होती है क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर।
एक होता है मेरे प्यारे भाइयों कृषक अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है औद्योगिक अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। तो यहां पर सर कृषक अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था क्या किसको कहा जाता है, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है, और या सर भारत की अर्थव्यवस्था इन तीनों में से कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो आप सभी लोग कह देते हैं, उत्तर देते हैं कि कृषक अर्थव्यवस्था है सर। लेकिन जब यही क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेता है कि जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तब विद्यार्थी वहां पर आंसर ज्यादातर गलत दे देते हैं। क्या देते हैं? गलत आंसर दे देते हैं। तो अब क्या होगा, कैसे आधार करेंगे? हमने जब आप सभी को क्लास में पढ़ाया था तो ये बात जरूर बताया था बच्चों कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 क्षेत्रों में, मुख्यतः 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और उसमें प्राथमिक क्षेत्र में जीडीपी का क्या जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान क्या है, द्वितीयक क्षेत्र का क्या योगदान है और तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान है, बताया था कि नहीं बताया था? तो जब उन तीनों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया जाता है तो उसे कहा जाता है विभिन्न क्षेत्रों के भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब जैसे सर इसको परिभाषित करना हुआ तो कैसे परिभाषित करेंगे, जरा देखें। दो आधार होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को क्षेत्र की भूमिका के आधार पर, एक जनसंख्या के आधार पर। हमने ये भी बात बताई थी कि भारत की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो भारत की 64-65% जनसंख्या आज भी किस पर आश्रित है? आज भी किस पर आश्रित है? प्राथमिक क्षेत्र पर, कृषि पर निर्भर है। उसके बावजूद देश के जीडीपी में सबसे योगदान किसका ज्यादा है? सेवा क्षेत्र का है कि नहीं मेरे भाई? तो आप यहां पर ये कहेंगे कि वह देश जिस देश की कुल जनसंख्या का, या ऐसे कह सकते हैं कि जिस देश की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक 50% से अधिक भाग कृषि पर निर्भर हो, कृषि पर निर्भर हो, पहला आधार। और दूसरा है उस किसी देश की किसी देश की जीडीपी का, किसी देश के जीडीपी का किसी देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होगा, 50% से अधिक होगा तो उसे 50% से अधिक होगा तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। कौन सी अर्थव्यवस्था मेरे भाई? तो उसे कौन सी अर्थव्यवस्था?
तो उसे कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब देखिए, किसी देश के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना हो, 50% से अधिक। तो मेरे भाई ये बताओ, जब हम पहला लेक्चर आपको पढ़ाए थे दूसरा, तो उसमें कृषि क्षेत्र का योगदान कितना बताया था? लगभग 17% बताया था, जो कि घटता बढ़ता रहे लेकिन सबसे कम है। तो क्या वो 50% है? क्या वो 50% है जीडीपी में योगदान? 17% है कि नहीं है? और दूसरा आधार बताया कि भारत की जनसंख्या का 50% से अधिक भाग किस पर निर्भर हो? कृषि पर। और आपने लिखाया है 64% भाग किस पर डिपेंड है? आज भी इनडायरेक्ट रूप से कृषि पर निर्भर है। तो 64% कहीं 50% से अधिक है कि नहीं है? तो इस आधार पर तो भारत की अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था है जनसंख्या के आधार पर, लेकिन जीडीपी के योगदान के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था नहीं है मेरे भाई, नहीं है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप लोग जो उत्तर दे देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था है, ये तय कर लेते हैं और आंसर टिक कर देते हैं, लेकिन जब पूछ लिया जाएगा किस आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कृषक अर्थव्यवस्था है, तो आप उत्तर देंगे जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो मेरे भाई आप उत्तर देंगे जीडीपी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन है? कृषक। और अगर पूछा जाए जीडीपी के योगदान के आधार पर कौन सी अर्थव्यवस्था है भारत की, जीडीपी के योगदान के आधार पर, तो जीडीपी के योगदान पर आप देख रहे हैं कि देश के जीडीपी में वर्तमान में हमने लिखाया है कि 53% से अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है जीडीपी में, भारत के जीडीपी में। तो कहीं 50% से अधिक है कि नहीं है? तो जीडीपी के योगदान के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो आप कहेंगे सेवा आधारित। कौन सी अर्थव्यवस्था है जीडीपी के योगदान के आधार पर? भारत की अर्थव्यवस्था सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है मेरे भाई। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अब आइए, ऐसे ही अगर आपसे कह दिया जाए कि सर औद्योगिक अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे, तो जरा ये भी देख ले, उसको इसी तरह से परिभाषित करेंगे। कैसे? औद्योगिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था। औद्योगिक अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? जिस देश की कुल जनसंख्या का, जिस देश की कुल जनसंख्या का जिस देश की कुल जनसंख्या का जिस देश की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक 50% से अधिक उद्योगों पर निर्भर हो। किस पर निर्भर हो? उनके जीविका का साधन क्या है? इंडस्ट्रियां हैं, तो उद्योगों पर निर्भर हो, उद्योगों पर निर्भर हो। और दूसरा आधार है मेरे भाई, दूसरा आधार है कि जिस देश के जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान या द्वितीयक क्षेत्र का योगदान, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो, 50% से अधिक हो, तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहा जाता है?
उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जिस देश के कुल जनसंख्या का 50% से अधिक उद्योगों पर निर्भर हो और जिस देश के जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो, उस देश को कौन सी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा? औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अब इसी आधार पर अगर कहें कि सेवा आधारित अर्थव्यवस्था सर किसको कहा जाएगा? सर सेवा आधारित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाएगा? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाएगा? तो जैसे उसको डिफाइन किया वैसे इसको कर देंगे। ये हम कहेंगे पहला कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन होगा कि जिस देश की कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 50% से अधिक 50% से अधिक हिस्सा या भाग सेवा पर निर्भर हो, सेवा पर निर्भर हो, सेवा क्षेत्र पर निर्भर हो, और दूसरा आधार है बच्चों, दूसरा आधार क्या है? जिस देश के जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक हो उसे कौन सा? उसे सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कौन सा अर्थव्यवस्था? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ये नेक्स्ट आधार क्या था आपको जीडीपी और जनसंख्या के आधार पर, यानी विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर बच्चों भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, या विश्व में कितने टाइप की अर्थव्यवस्था हैं? तो 3 टाइप की हैं, कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। अब इसी में से आपने ये निकाल के देखा कि अगर पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था है कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप कहेंगे कृषक अर्थव्यवस्था है। अगर पूछा जाए कृषक अर्थव्यवस्था किस आधार पर भारत का है, तो आप कहेंगे जनसंख्या के आधार पर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जीडीपी के योगदान के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो आप उत्तर क्या देंगे मेरे भाई? तो आप उत्तर देंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है। क्या है? सेवा आधारित अर्थव्यवस्था है। तो आप लोगों ने ये बात देखा कि कितने टाइप की अर्थव्यवस्था होती है। आप सभी लोगों ने उत्पादन के आधार पर, अब अगर ये देख लिया जाए कि भारत की कौन कौन सी अर्थव्यवस्था पढ़ लिया, भारत की कैसी कैसी अर्थव्यवस्था किस किस नाम से जानी जाती है, तो कौन कौन सा पढ़ा आपने? जरा देखें। पहला आपने पढ़ा मिश्रित है। भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है? मिश्रित भी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत। और दूसरा कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दूसरा आधार कौन सा? दूसरा क्या है आपका? विकासशील अर्थव्यवस्था है। क्या है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था,
नेक्स्ट कौन पढ़ा? कृषक अर्थव्यवस्था। कृषक अर्थव्यवस्था और इसी को सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, क्या बोले हैं? कृषक अर्थव्यवस्था या सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, ये सब भारत की स्थिति है। आप इसको आप देखे होंगे कि इतने इतने नामों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बोला जा सकता है। बोला जा सकता है कि नहीं मेरे भाई? ठीक है, तो आज हमने अर्थव्यवस्था का ये वर्गीकरण आपको पढ़ा दिया है बच्चों। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से मिलेंगे वो नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो नया चैप्टर क्या होगा? बस कुछ पल और इंतजार करें, कल का समय जैसे ही आता है अपने टाइम फरमाते हैं नया चैप्टर को लेकर के। आज का क्लास बच्चों यहीं तक। थैंक यू सो मच।